शांत रहो, एकदम हम शांत। थोड़ी सुनाई दो हाँ कुछ भी नहीं, चुप है। सब हेडिंग लगाया हो, क्या है? नाभिक नाभिक हेडिंग में कुछ भी नहीं है। नाभिक की संरचना, अथी चैप्टर नेम क्या है? नाभिक नाभिक की संरचना एवं रेडियो एक्टिविटा एवं रेडियो एक्टिविटा। देखो सीधा सीधा बड़ा बोल, अब एकदम सीधा, मार मारे कि होश में एकदम चुप। देखो अभी एक चैप्टर पढ़ कर आए हो, कौन सा चैप्टर था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसमें हम लोग प्रकीर्णन का प्रयोग भी पढ़े थे। प्रकीर्णन का प्रयोग किसने बताया था? किसने किया था? क्या नाम था उसका? रदरफोर्ड। प्रकीर्णन किया था ना अल्फा कण का। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो रदरफोर्ड है वो कितने में 1811 में 1811 था 1911 में अल्फा कण का प्रकीर्णन किया था। अल्फा कण का क्या किया था? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन नामकरण किया था, 1911। ठीक है। अल्फा कण का प्रकीर्णन किया था। इसमें यह बताया था कि बहुत से अल्फा कण के द्वारा जो उत्सर्जित किरणें थी वो कोई एटम लिए था, एटम है, यहाँ से ये कुछ पार कर जा रही थी, कुछ चीजें जो है उसी पर से डाइवर्ट हो जा रही थी, और कुछ रेखाएं ऐसी जो थी वो यहाँ से ऐसे जा रही थी, ज्यादा रहा। ये उत्सर्जित किरणें थी, ये अल्फा कण थी। ये क्या है हमारा? अब उसने बताया कि जो परमाणु होता है इसका अधिकांशतः भाग कैसा होता है? खाली होता है। तभी तो वहां से ये किरणें प्रकाश, ये किरणें क्या हो रही थी? पास कर जा रही थी। उसके बीचों बीच एक गोल आकृति की कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस अल्फा कण, देखो अल्फा जो कण होता है किसको बोलते हैं? 2He के पावर 4 को बोलते हैं। 2He के पावर हीलियम के 2। इसी को हम बोलेंगे। अब ये अपने आप में पॉजिटिव होता है। क्या होता है? जब यहाँ से जाती है तो पॉजिटिव यहाँ पर डाइवर्ट कब होगी? कब होगी? या तो उसको धनावेश मिल जाए, ऋणावेश मिल जाएगा तो मिल जाएगी, वहीं पे आकर्षित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? प्रतिकर्षित हो रही है। तब उन्होंने बताया कि कुछ ना कुछ ऐसी एटम के बीचों बीच है जो इन किरणों को क्या कर दे रहा है? प्रतिकर्षित कर दे रहा है, और उसी का नाम दिया क्या? नाभिक। और उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है उनका समस्त जो धनावेश होता है, समस्त आवेश जो होता है उसके नाभिक में क्या होता है? मिले हुए रहते हैं। इस नाभिक में दो ही चीजें होती है, एक तो न्यूट्रॉन था और प्लस एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बस यही बताया था ना। कोई दिक्कत? थोड़ा बहुत लिखना है लिख लो, बोल रहा हूँ लिखो। थोड़ा बहुत लिखना है लिख लो। क्या हेडिंग क्या? हेडिंग कुछ नहीं है, बस नॉर्मल है ऐसे ही। बोले देखो सन 1911 में सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की प्रकीर्णन की व्याख्या करने के लिए अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या करने के लिए परमाणु
मॉडल की स्थापना की थी, स्थापना की थी। उनके अनुसार परमाणु में धनावेश, परमाणु में धनावेश परमाणु के केंद्र पर, परमाणु के केंद्र पर अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है, अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है। उन्होंने उसे क्या बताया था? जहां पर आवेश समस्त आवेश रहता है परमाणु का, उन्होंने क्या बताया था? नाभिक बताया। लिख लो, परमाणु के इस भाग को नाभिक कहा जाता है, परमाणु के इस भाग को नाभिक कहा जाता है, परमाणु के इस भाग को नाभिक कहा जाता है। हो गया? हेडिंग डालो, नाभिक का आकार। हेडिंग है नाभिक का आकार, नाभिक का आकार। ये बताओ, उन्होंने क्या बताया था कि जितने भी तत्व हैं आपके, उसका जो परमाणु होता है वो कैसा होता है? परमाणु होता है वो गोलाकार होता है, तो उसका नाभिक भी कैसा बताया था? गोलाकार। अधिकांशतः तत्व ऐसे होते हैं जिनका आकार कैसा है? गोलाकार। लेकिन उन्होंने कैसे किया था, कैसे पता लगाया था? वही बात आती है प्रकीर्णन कराकर, अल्फा कणों का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का प्रकीर्णन कराकर उन्होंने नाभिक के आकार का पता लगाया। ठीक है, लाल प्रश्न था बोले तो सब सुनना ही होगा। कहानी राजा एक रानी थी ना, नहीं ना? देखो, एक चीज समझो, नाभिक के आकार में हम जो नियम अपनाएंगे, उन्होंने ये बताया था कि जो नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार होता है, वह उसके द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती। किसका होता है? द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती। इस चीज को लिख लो, नाभिक का आयतन लिखो, नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन। अब नाभिक गोलाकार है तो उसका आयतन कितना होगा बताओ तो? मतलब गोलाकार, गोले का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला कल ही बताया हम मैथ में, 4/3 पाई आर, जहाँ पे आर उस गोले की क्या होगी? त्रिज्या होगी। आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या, उसकी द्रव्यमान संख्या, उसकी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं? ए से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ए से। एटॉमिक मास बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ध्यान दो। माना, अब सुन लो, देख लो, माना कि मान ले रहे हैं कि उस नाभिक की जो त्रिज्या है, माना कि नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, तब उसका आयतन क्या होगा बताओ? तो उसका आयतन क्या होगा?
4/3 पाई कैपिटल आर, होगा कि नहीं? और जो रदरफोर्ड ने बताया था, यही चीज रदरफोर्ड ने बताया था। इसका अनुसार अनुक्रमानुपाती जब दिखाएंगे तब हम इसको लिख सकते हैं कितना, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा। अब ये बताओ 4/3 क्या है, कांस्टेंट है। पाई क्या है, पाई क्या है, अरे पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, 3.14। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। हमें आयतन पता करना है या फिर उसकी त्रिज्या पता करनी है। क्या पता करना है, त्रिज्या, आर की वैल्यू पता करनी है। तो आर की वैल्यू पता करने के लिए कितना होगा बताओ तो। यहाँ पे डायरेक्ट एक नंबर हम लिखते हैं, इधर लिख रहे हैं, इधर लिखे, चलो इधर। ये समझ लो, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, अच्छा नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसको अचर बोलते हैं ना। तो देखो इसी को हम लिखते हैं कैसे, 4/3 कांस्टेंट हो गया, पाई कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आर क्यूब ये मिल जाएगा हमें। अब यहाँ से हम r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a के पावर 1/3 कर सकते हैं। पावर यहाँ से हटेगा, ये नीचे जाएगा। यहाँ से r इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हटाएंगे जब, तो हम एक लिखते हैं r0। क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, r0, जिसका नाम है आनुभविक नियतांक। क्या है ये, आनुभविक, आनुभविक नियतांक। और जिसका मान होता है, नोट करो, जिसका मान होता है r0 का मान होता है 1 पॉइंट, लिखो, अच्छा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब देखो यहाँ से इसके बदले में हम ये लिखे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यही जो होगी किसी भी गोले का त्रिज्या निकालने के लिए काफी है। अब मानो आर के पता वैल्यू पता चल जाएगा, द्रव्यमान पता चल जाएगा। जैसे 17 क्लोरीन 35 होता है, तो ये हमारा ए है। कितना है हमारा, ए है भाई। तो एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास है। ए जहाँ पे द्रव्यमान संख्या, ये क्या है, ये हमारा द्रव्यमान, जहाँ ये जो है वो द्रव्यमान, ठीक है। अब सुनो, अब जो मान लो 35 हो गया, इस यहाँ पे रखेंगे, r0 की वैल्यू रखेंगे, इसको थोड़ा मैथमेटिक्स में सॉल्व करेंगे। हमको उस गोले की त्रिज्या निकल, उस गोले का मतलब क्या, क्लोरीन के एक एटम का त्रिज्या निकल जाएगा कि कितना होगा। समझे, नोट करो, नोट करो। ये सभी के लिए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक फर्मी क्या कहलाता है, पता है, एक फर्मी, 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 बताओ, एक फर्मी, फर्मी FM बोलते हैं उसको, फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। और बताओ इस चीज को हम हटा सकते हैं, इधर देखो, पहले लिखिए लो, जब हम बोल रहे हैं कि देखो तो चुपचाप भेजा देखो, इसको हम हटा सकते हैं कितने से, इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, 1, तो 1 हटाएंगे, तो ये अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं r0 इक्वल टू 1.2 फर्मी। और कुछ नहीं, r0 इक्वल टू 1.2 फर्मी।
अब इसको रिप्लेस भी कर दो। यहाँ से r हो गया, r0 के जगह पे 1.2 i इंटू a के पावर 1/। अब ये क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए। हो गया? MCQ आएगा, नाभि की त्रिज्याएं कितने कोटि की होती हैं? आप क्या बताओगे? कितने कोटि है? 10 टू द पावर -15 मीटर की कोटि की होती है। याद रहेगा? नाभि की त्रिज्या कितने कोटि की होती है? 10 टू द पावर -15 मीटर कोटि की होती है। और परमाणुओं का आकार किस कोटि की होती है जी? परमाणु का आकार इसे ये होता है, वो 10 टू द पावर -10 होता है परमाणु का आकार। दोनों में अंतर है, ध्यान देना। नाभिक अलग है, परमाणु अलग, ठीक है? कोई पूछेगा कि ये बताइए कितना गुना कम है, तो कितना गुना कम है? देखो वो 10 टू द पावर -10 होता है, ये 10 टू द पावर -5 होता है। कितना गुना कम है? कितना गुना कम है? 5 गुना। परमाणु का आकार जो होता है, परमाणु का आकार या परमाणु की कोटि कितने की होती है? तो 10 टू द पावर -10 मीटर की होती है। और नाभिक की कोटि कितनी होती है? नाभिक की कोटि 10 टू द पावर तो नाभिक की कोटि जो है, मतलब इसकी त्रिज्या परमाणु की कोटि से कितना गुना कम है? 5 गुना। 5 गुना कम है। 10 टू द पावर 5 गुना कम है। वही कैसे हो सकता है? 5 गुना। अच्छा, 5 गुना 10 टू द पावर 5 गुना में अंतर नहीं है क्या? आगे चले, बोलो, चलो। इधर क्या है? एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लेते हैं, ठीक? रहना तो उसे करो, छोड़ने दो। टाइम हो गया, छोड़ूंगा 5 बजे। मिला दो, ये मिला दो ना। हाँ, क्योंकि पूरी नहीं कर रही है। कहाँ लेकिन क्या दिक्कत है? चलो, लीजिए। उससे मतलब नहीं है, बातें नहीं होनी चाहिए। बाकी इससे रिलेटेड तो बोल ही सकते हो, ये थोड़ी हमने मना किया है कि नहीं बोलना। बोलिए, ये धड़क बोलो। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो है 13x27 एक परमाणु है। यह क्या है? परमाणु के नाभिक की त्रिज्या ज्ञात, नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सॉल्व करने का तरीका देखो। सबसे पहले एज वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं। क्या हम जानते हैं बताओ? क्या जानते हो? कि नाभिक की त्रिज्या r जो होती है वो r0 इंटू a के पावर 1/3 मीटर की होती है। ठीक है?
यहाँ पर यहाँ R0 की वैल्यू कितनी होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और A की वैल्यू कितना दिया है वो, यही होता है x, यही होता है सॉरी ये z होता है, और ये 827 दिया। अब इस फार्मूले पर रखो, तो इस फार्मूले पर रखो तो ये हो जाएगा कितना R = 1.2 इंटू 10⁻⁻, और एक जगह पे कितना रखेंगे, उसका पावर कितना 1/। अब इसी को सॉल्व करना है, आंसर किसमें आएगा मीटर में। 1.2 इंटू 10⁻⁻15 27 को कितना लिख सकते हो 3 के पावर 3, 3 के पावर 3, और उसका पावर 1/। 3 से 3 कैंसिल, 12 3 जा 36, 3.6 इंटू 10⁻⁻15 ठीक है, जल्दी सॉल्व कीजिए। अब हो जाएगा, मतलब अगर क्वेश्चन में आ जाएगा या फिर आपको एमसीक्यू में आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप कर लेना है ना। इस फार्मूले को आप हमेशा के लिए याद करो, R = R0 A की पावर 1/3। क्या कर रही है ये, सवाल लिख नहीं लिखी है क्या, लिखो। हमारे लिए तो बड़ा की 3 दिन तबीयत खराब हो गई, रिया प्लीज तो क्या हो गया, गुड़िया बताए अगला हेडिंग मिटा दें। अगली हेडिंग लिखिए नाभिकीय आकृति। नाभिकीय आकृति, न्यूक्लियर शेप। मैंने शुरू में ही बताया कि नाभिक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है, तभी तो हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन जो सामान्य तत्व होते हैं उनका नाभिक का आकार गोलाकार होता है, लेकिन जो भारी तत्व होते हैं जिनका द्रव्यमान संख्या बहुत ज्यादा है, तो द्रव्यमान संख्या का अनुक्रमानुपाती होगा, है ना। तो जो भारी तत्व होते हैं, भारी तत्व उनका एक अलग ही टाइप का होता है जिसका नाम होता है दीर्घाक्ष। क्या नाम है, दीर्घाक्ष गोलार्ध। क्या नाम है, दीर्घाक्ष गोलार्ध। इसको बोलते हैं प्रोलेट स्फोराइड। प्रोलेट स्फोराइड। क्वेश्चन पूछेगा कि भारी तत्वों की न्यूक्लियर आकृति कैसी होती है, नाभिकीय आकृति कैसी होती है, तो आप क्या बताओगे। दे देगा गोलार्ध, अगर में लिखा है दीर्घाक्ष गोलार्ध, एक जगह भरमाने के लिए गोलार्ध भी दे देगा।
ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध पढ़े ही होगे, तो दे देगा। दीर्घाक्ष गोलार्ध, भारी तत्वों की दीर्घाक्ष गोलार्ध आकृति होती है, समझा रहा है? हाँ, लेकिन सभी के लिए नॉर्मल, लेकिन कुछ की है, लेकिन सामान्य तौर पर हम सभी नाविकों के लिए हम क्या मान लेते हैं? गोलीय नाम मान लेते हैं। सभी के लिए हम क्या मान लेते हैं? गोलीय। मतलब आपका नाभिक का आकार जो होता है, नाभिक का आकार कैसा मान लिया जाता है? गोलाकार। लेकिन स्पेशल टाइप में आपको ये बताना पड़ेगा, है कि नहीं? नॉर्मल तो ले लेंगे गोलाकार, लेकिन स्पेशल टाइप में आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक, अगली हेडिंग लिखिए नाभिकीय घनत्व। हेडिंग लिखिए अगली। अभी इस वाले हेडिंग पे लिखा है, लिखना है। कुछ नहीं लिखना है, ये नोट कर दो। बस संभव सब किया, कर भी दीजिए। बोल के लिखो ये। मैं तो बता, ये दो ही चीजें हैं, सामान्य तौर पर नाभिक का आकार गोलाकार होता है, लेकिन कुछ भारी तत्व होते हैं उनका आकृति दीर्घाक्ष गोलार्ध होता है। लिखो लिखो, मैं बोलो लिखो। सभी नाभिकों का आकार गोलीय होता है। सभी नाभिकों का आकार गोलीय होता है, परंतु भारी तत्वों के नाभिकों का आकार, परंतु भारी तत्वों के नाभिकों का आकार दीर्घाक्ष गोलार्ध रूप में होता है। दीर्घाक्ष गोलार्ध रूप में होता है। हो गया? मतलब सुनो, भारी तत्व में जो ये गोलाकार से डायरेक्ट ऐसे हो जा रहा है, तो केवल 10 ही % होता है, ऐसा नहीं है कि पूरा। इसका मतलब कि 90% गोलाकार होता है, इसीलिए सभी को हम क्या मान लेते हैं? गोलाकार मान लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए नाभिकीय घनत्व। नाभिकीय घनत्व, नाभिकीय घनत्व। अच्छा, घनत्व का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। बोलो। हाँ, हम जानते हैं घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा में अब बताओ, अगर मान लो हमें नाभिक का पता करना है, तो नाभिक का घनत्व बराबर नाभिक का द्रव्यमान बटा में नाभिक का आयतन। तो नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होती है, और उसका आयतन 4/3 πr3। आर हमें पता रहेगा, तो लिखिए कैसे करेंगे, ध्यान दो। माना नाभिक का, नोट करते रहो, नोट करते रहो। नाभिक की मानस ना। हाँ त्रिज्या r है, तथा द्रव्यमान संख्या a है। मान लेना है कि नाभिक की त्रिज्या r है और द्रव्यमान संख्या a है, तो जब r दिया है तो हम नाभिक का आयतन निकाल लेंगे। नाभिक का आयतन v बराबर, फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 4/3। समझ में आया? और नाभिक का द्रव्यमान संख्या दिया ही है, दिया है कि नहीं? और त्रिज्या निकाल लो, परंतु ऐसे लिखो, परंतु नाभिक की त्रिज्या r बराबर क्या फार्मूला होता है बताओ? r0a के पावर 1/, ये होती है ना नाभिक की त्रिज्या।
ठीक है, देखो r बराबर ये रखना है, इसमें रख दो तो अब v बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4/3 पाई। r के जगह पे कितना रखेंगे, r के जगह पे क्या, r0 a के पावर 1/3 और उसका पावर होगा कि नहीं, देखना नीचे ये 4/3 पाई पूरा नहीं r0 के पावर क्या हो जाएगा 3, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, समझ में इतना ना। अब हमें क्या निकालना है, घनत्व। हेडिंग लिखिए, नहीं हेडिंग नहीं, मतलब उसी में। अब ये जब तक फार्मूला आएगा नहीं तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। नाभिक का आयतन, सॉरी नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व फार्मूला क्या होता है, नाभिक का घनत्व रो बराबर, घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, रो से ही, अरे पी जैसा बनता है रो से। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान की वैल्यू कितनी है, ए ही माने थे हम, और आयतन की जगह पे कितना रखेंगे 4/3 पाई r0 यहाँ पे है देखो, इंटू ए से कट जाएगा, तो रो इज इक्वल टू ये देखो 3 कहाँ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, अब 4 पाई r0 के पावर, दैट इज योर फार्मूला, नोट कर लीजिए। अब हम एक चीज और स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें क्या बढ़ा सकते हैं, देखो इधर r0 की वैल्यू हम रख सकते हैं, r0 की वैल्यू रखेंगे ना, चलो कर, इधर वाला मिटा देंगे। अब देखो थोड़ा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम r0 के जगह पर वैल्यू रख दे रहे हैं, एज वी नो दैट r0 की वैल्यू क्या होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, तो रो बराबर क्या हो जाएगा बाबू 3/4 इंटू पाई की भी वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू कितनी 3.14, इंटू r0 के जगह पे कितना 1.2 इंटू 10⁻⁻15 के पावर कितना हो जाएगा, अब देखो 3/4 इंटू 3.14 इंटू 12 का पावर 3 कितना होता है 1728, 1728 ही होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो, अरे 12 1 से 44 होगा, फिर 12 से 12 चौक 48 करना और 4 12 चौक 48 और 4 52 5 12 12 17 1728, कितना के बाद पॉइंट लगेगा 3 के बाद, और ये इंटू 10 के बाद 15 दिया कितना हो जाएगा -45, ये कहाँ जाएगा हाँ -45 कहाँ जाएगा, ये कटेगा 3 से, चेक करो तो 3 से कटेगा, हाँ 1.728, हाँ ये कटेगा ना, हाँ डायरेक्ट इतना भी कर सकते हो, इसको जब सॉल्व करोगे आप, ठीक है सॉल्व करोगे तो आता है 1 नहीं कटाने पे ही ठीक रहेगा, कटेगा ना, ये ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट वैल्यू लिखो ना, देखो 2.3 इंटू 10 पावर आता है आपका
17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बताओ ये द्रव्यमान तो सबके लिए होगा, हाँ? सामान्य पदार्थ में जिसका भी द्रव्यमान होगा, जिनका घनत्व तो नॉर्मल 1 × 10⁻³ है, उसका घनत्व तो लगभग 10 के पावर 13 से लेकर 10 के पावर 14 गुना होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। कल के लिए हेडिंग है नाभिक की संरचना। हेडिंग डाल लो, नाभिक की संरचना। अब मैथ ना चलो, कल कौन सा चला है? इसके काम पे पता चल जाएगा कि क्या नाम है। वो इसलिए तो पूछे कल की हेडिंग नाभिक की संरचना। कल की हेडिंग नोट करो, नाभिक की संरचना। नाभिक में क्या क्या था? एक धनावेशित प्रोटॉन होता है और एक अनावेशित न्यूट्रॉन होता है। बस इसी के बारे में हम लोग को कल पढ़ना है। ठीक है, ओके, ठीक। कितने बजे से आएंगे लोग? जितने बजे आते हैं लोग उतने 3 बजे से। शाम होता है फिर आपको मतलब लेट से भेजते हैं। 3 बजे देखा जाएगा, जैसा होगा मैं बता दूँ। सर सर ऑफ करो। कितना चला है?